जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। आखिर एक पेंशनर्स का क्या कर्तव्य होता है, क्या क्या उसे बेनिफिट मिलते हैं और किस प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं। ए टू जेड 147 पेज की एक पेंशनर के लिए एक गाइड बुक जो जारी हुई है, नई है, जरा आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सीधी बात करूंगा, आखिर जवानों ने 16,000 फीट पर झंडा गाड़ा और यह है जवानों की जिंदगी। सर्दी में किस तरह वो एल्टीट्यूड में काम करते हैं। उन्होंने एक मोनो रेल बनाई है, उसकी तस्वीर आपके सामने दिख रही है। इसके फायदे के बारे में बात करूंगा। और जीवन प्रमाण ऐप में भी हो रही है ठगी, 18 लाख ठगे गए। तो आइए खबरें करते विस्तार से। जैसा कि हमने आपके सामने बोला कि हमने एक गाइड ऑन पेंशनरी बेनिफिट्स के ऊपर 147 पेज जिसका जिक्र किया। आखिर इसमें है क्या, ये जरूरी है, जितने पेंशनर हैं ये जरूरी है, क्योंकि आप पेंशन आने वाले हैं तब भी जरूरी है, पेंशनर हैं तब भी जरूरी है, फैमिली पेंशन है तब भी जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज के बारे में क्लियर दिया गया है। यानी सीधा सीधा आप देख सकते हो कि हिस्ट्री ऑफ पेंशन, यानी पेंशन क्यों शुरू की गई, डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन की क्या है, कब कौन कौन से साल में यानी जो डेफिनेशन सी तब बदलती गई, और कहा है दोज हु आर नॉट एक्स सर्विसमैन, किसको एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। और उन्होंने कहा है तमाम तरह की, यानी उन्होंने कहा है मॉडल कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, चाहे वो आपकी पेंशन है किसी भी प्रकार की, सर्विस पेंशन है, स्पेशल पेंशन है, ऑर्डिनरी पेंशन है, उन्होंने इनवैलिड पेंशन है, और उनको डिसेबिलिटी पेंशन है, लिबरलाइज पेंशन है, किस प्रकार की पेंशन को क्या क्या है। फिर आपके ग्रेच्युटी किस तरीके से मिलती है, कम्यूटेशन किस तरीके से, लीव इन कैश किस तरीके से, एजीआई किस तरीके से, एपी फंड पे कितना ब्याज, पीएलआई पे क्या होता है। उसके बाद आपको गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में, एडिशनल चीज़ों के बारे में, एक्स ग्रेसिया के बारे में, एफएसए यानी फाइनल जो आपका स्टेटमेंट निकलता है उसके बारे में, तमाम तरीकों को एग्जाम्पल के साथ, ईसीएचएस पॉलिसी क्या है, स्पर्श पॉलिसी क्या है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो आप ये बुक आपके सामने जिस तरीके से स्क्रॉल हो रही है उसको मोटा मोटा जो इंडेक्स है, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड कैटेगराइजेशन, चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ पेंशन के बारे में पूरा, चैप्टर 2 में डेफिनेशंस कौन लोग एप्लीकेबल हैं, चैप्टर 3 में कैटेगरी ऑफ डेथ इन सर्विस, आप डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, उसकी क्या क्या अलग अलग कैटेगरी होती है। फिर पार्ट 2 आता है पेंशन संबंधी, जिसमें सर्विस पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन और फैमिली पेंशन, यानी ए टू जेड कैलकुलेशन के साथ। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, आप इसको पीडीएफ को अपने पास रखना, मेरे नंबर पर जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपके पास पहुंचा देंगे। भले वो मद्रास रेजिमेंट ने किए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, उनके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन बाकी सब चीज़ें कॉमन है। अदर एलाइड पेंशनरी बेनिफिट, यानी ग्रेच्युटी किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, पहले कैसे करते थे, कम्यूटेशन किस तरीके से निकालते हैं, एक्स ग्रेसिया क्या है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस क्या है, उसमें एक्सटेंडेड इंश्योरेंस में आपको कब, जो आप रिटायरमेंट आए तो आपको कितना पैसा, यानी विद इन पीरियड में कितना इंश्योरेंस है, जब आप जिंदा रहते हैं एक लिमिट के बाद फिर आपका कितना पैसा रिफंड है। फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, यानी एफएसए में क्या चीज़ें चेक करनी है, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड जो है उसके लिए कौन कौन सा पैसा है आप सभी के लिए। उसके बाद है ईसीएचएस, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ, ऑल टाइप ऑफ स्कीम, ऑल पॉलिसीज सीधी इसमें दिए हुआ है। फिर है आपका स्पर्श, प्रोजेक्ट स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर पूरी कार्रवाई क्या क्या करते हैं, क्यों 147 पेज है, बहुत है। फिर गाइडलाइन ऑफ ग्रेवियंस रेड्रेसल, यानी डेथ इन सर्विस, यानी सर्विस में डेथ हो जाती जेएसओआर की तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या होती हैं, यानी बहुत सारी लिस्ट ऑफ नोडल अफसर, यानी जिस तरीके से उन्होंने दिया है, डिटेल ऑफ राज्य सैनिक बोर्ड की, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर है, बैटल कैजुअलिटी क्या है, फिजिकल कैजुअलिटी क्या है, जेएसओआर इनवैलिड डिस्चार्ज क्या है, डीएसपी अकाउंट का इंश्योरेंस कैसे, इंटाइटल डेथ आफ्टर रिटायरमेंट क्या है, यानी इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको छोड़ दी गई, इन पूरा चीज़ है। इसलिए आप अपने इस पीडीएफ को रखिए, कभी भी जिस चीज़ को आपने देखना है आराम से उसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, क्योंकि लंबी है लेकिन सही भाषा में बहुत क्लियर है एग्जाम्पल के साथ, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो लोग क्लर्किकल साइड से हैं या जो लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं वो जरूर लें, ताकि अपने आसपास के लोगों को अवेयरनेस करें। धन्यवाद दोस्तों। तो अभी मैं बात करूंगा, हाँ ये वीडियो आप देख सकते हो, भारतीय सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया मोनो रेल सिस्टम, सप्लाई लाइन में बड़ी सफलता। यानी आप समझ सकते हो, एल्टीट्यूड सबने गए हैं, आगे फॉरवर्ड पोस्टों पे वहां पर खाना नसीब नहीं होता,
यानी राशन नहीं पहुंचता, मेडिकल एड्स नहीं पहुंचता, बहुत सारी जिंदगी किस तरीके से कठिन हो जाती है, बर्फ पड़ जाती है। एक जवान की जिंदगी देखते हो, पानी को भी पिघला के पीना पड़ता है, खाना पीना सब हो जाए। आप किस तरीके से हमारा त्याग और बलिदान होता है, शायद सिविलियंस को नहीं पता होगा। ये जरूर आपके सामने जिन्होंने इनोवेशन किया इस बात का कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर देश में बना मोनो रेल सिस्टम सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहां पर खड़ी चट्टानें हैं, कैसा भी मौसम है, दुर्गम परिस्थितियों में भी हमें वो सरवाइव करेगा। और किस प्रकार की सर्विस देगा हमने बताई है, खाने की, पीने की, राशन की, अम्निशन की, मेडिकल। और ये जानकारी रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल रावत साहब ने दी। उन्होंने कहा यह सिस्टम बेहद कठिन इलाकों में सेना की सप्लाई को सुचारू बनने में बड़ी सफलता की है। 300 किलो से अधिक वजन ले जा सकता है मोनो रेल। किसी भी खराब मौसम में, किसी भी परिस्थिति में यह सर्विस रहेगी चालू। बता दें कि मोनो रेल एक बार 300 किलो से अधिक वजन ले जा सकता है। इससे उन पोस्टों तक भी आवश्यक सामग्री, हथियार, गोला बारूद, राशन, ईंधन, इंजीनियरिंग उपकरण आसानी से पहुंचाई जा सकेगी, जहां पहुंचने का कोई अन्य साधन नहीं है। हर मौसम में दिन रात काम करने की इसकी क्षमता है। तो आप ये देख सकते हो, बड़ा अच्छा सिस्टम है आपके सामने। दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रमाणित करने के लिए के बहाने 18 लाख रुपए ठगे। दोस्तों नवंबर महीना चल रहा है और सभी को अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर लेना चाहिए। और जैसे ही हमारा अगला पेंशन का मैसेज आएगा उसमें जरा ना आए तो एक बार चेक कर लेना। आप जाकर के आपके फोन पे भी अपडेट आती रहती है। और इसी तरीके का जैसा साइबर ठगों से रहें सतर्क, यानी प्रमाण पत्र ऑनलाइन भरने के लिए एक 46 साल का सेवानिवृत्त कर्मी ठगों ने एक एप्लीकेशन दी कि इसमें आप घर बैठे जीवन प्रमाण भर सकते हो। बड़ी सिंपल है। उन्होंने उसको खोला और उनका डाटा पूरा एक्सेस कर लिया। और यह नोएडा सेक्टर 46 में रजत गोयल अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पिता वीरेंद्र गोयल बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मी हैं, वर्तमान में पेंशन पर हैं। वीरेंद्र और उनकी पत्नी का दिल्ली के लाजपत नगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में खाता है। वीरेंद्र को हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र भरना है। 4 नवंबर को शाम ठगों ने बैंक के सत्यावन विभाग का एक कर्मी बनकर वीरेंद्र को फ़ोन किया। उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र को जल्द प्रमाणित करने का दबाव बनाया। ऐसा न करने पर पेंशन रुकने की उन्होंने चेतावनी दी। और ऑनलाइन उन्होंने इस तरीके से व्हाट्सएप पे एक ऐप भेजी और उसके जरिए उन्होंने सीधा जैसे ही ऐप को एक्सेस किया और वीरेंद्र के एटीएम से पैसे निकलते गए, यानी 18,31,000 रुपये ट्रांसफर हो गए। इस घटना को लेकर उन्होंने शिकायत की। तो इस तरीके का आप देख सकते हो कि ठगी हो रही है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा थोड़ी राजनीतिक बात है। जैसा कि आप देख सकते हो कि राजनीति एक धंधा है और ये लोग जिस तरीके से राजाशाही थी उसी तरीके से हमारे देश में चल रहा है। लगभग बहुत सारे ऐसे परिवार हैं वो अपना एकल अधिकार समझते हैं, उनके बच्चे दादे पोते इस देश में राज्य करना चाहते हैं और जब गद्दी नहीं मिलती तो फिर कलह होती है। और ऐसा ही लालू प्रसाद यादव के घर में कल हुआ है। आप देख के बड़ी हैरानी होगी। यानी लालू प्रसाद का एक बेटा है तेजस्वी, वो आप समझ सकते हो राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष भी है और अपने मुखौटा लेकर के चुनाव लड़ रहा था कांग्रेस के साथ। और एक दूसरा है तेज प्रताप यादव, ये भी हेल्थ मिनिस्टर भी रहा है। इसने एक अलग पार्टी बनाई है, वो बांसुरी बजाता है, इसका भी हाल देख लिया होगा। जब रिजल्ट चुनाव परिणाम निकले तो उनकी बेटी है रोहिणी आचार्य, वो कह रही है कि हमें चप्पलों से मारा और घर से निकाल दिया गया है। पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा कर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। और तेजस्वी या जो उनके आसपास के संजय यादव और उनका जो उनको जिम्मेदार ठहरा रही है। आप ये समझ सकते हो कि लोग देश संभालते हैं, स्टेट संभालते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, अपनी बहन को नहीं संभाल सकते, अपने पिता को नहीं संभाल सकते, क्योंकि इस हद तक महत्वाकांक्षी लोग बन जाते हैं, इस हद तक ये प्रैक्टिकल मानसिकता के लोग बन जाते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हमें गद्दी चाहिए, हमें गद्दी चाहिए, चाहे बाप हो, भाई हो, बहन हो, सब उन्हें बुरे लगने लगते हैं। तो ये कितनी गंदी महत्वाकांक्षा, आप समझ सकते हो। क्या ये
प्रजातंत्र है क्या? जब घर में डेमोक्रेसी नहीं है तो आप स्टेट में डेमोक्रेसी कौन कह रहा है? मैं ये पार्टी का नाम लेने से माफी चाहता हूं, कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे आपने श्रीनगर कश्मीर में कौन राज्य कर रहा है आज वो भी आप देख सकते हो, सदर्न साइड में भी आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में भी बहुत चीजें देखी कि हर एक ने अंदर घर के अंदर कलह चल रहा है, लेकिन पूरे देश को एकजुटता किया पाठ सब सिखाते हैं। लेकिन ये सब महत्वाकांक्षी, सब राजनीतिक बिजनेस हो गया है। किस तरह की भी गंदगी आप फैली हुई है आप देख सकते हो, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आम जनता को यह नहीं पता कि सच क्या है और गलत क्या है, क्योंकि जो लोग आज इसके ऊपर आरोप लगा रहा है, कसमें खा रहा है, गंगा जल पे हाथ रख रहा है कि ये ऐसा है, और 2 दिन बाद वो उसी पार्टी में चला जाता है। हम फिर भी उसको अगरबत्ती लगा रहे हैं, इसको भी लगा रहे हैं। यानी राजनीति की दिशा बिल्कुल खराब हो चुकी है और ये देश में बहुत बड़ा बवाल लेकर आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वीडियो में साथ में दिखाना चाहूंगा। मेरे पास अपनी साइकिल भी नहीं है, न मेरा घर है। संपत्ति हो, राजनीति हो, सब कुछ ये अपने अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं। ये उनके लिए विरासत में ढेर सारी काली कमाई छोड़कर जाएंगे। लेकिन मोदी को किसके लिए छोड़ना है भाई? आगे कुछ रखा ही नहीं है, पीछे भी कुछ रखा नहीं है। मेरे वारिस तो आप सब ही हैं। आपके बच्चे, आपके नाती पोते, यही मेरे वारिस। मेरी इच्छा है मैं विरासत में आपको, आपके बच्चों को विकसित भारत देकर के ही जाऊं। कि उन्होंने कहा है, उन्होंने इसी पर बड़ा कटाक्ष किया है कि बोला हमारी जो पीढ़ी है, राजनीतिक विरासत है, हमारे लोग संभालेंगे, कार्यकर्ता संभालेंगे, और हमारी पीढ़ी यही है जो भारत की पीढ़ी है, लेकिन इनकी पारिवारिक पीढ़ी है, इस वजह से कलह होती है। तो आपको यह भी वीडियो देखना चाहता हूं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई वही है कि इस देश के अंदर लोगों की मानसिकता या किस प्रकार की वो आप देख सकते हो। इसके ऊपर जरूर टिप्पणी करें। धन्यवाद।